हम भी ठेकों में पैसे खाते, हम भी भर्तियों में ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे खाते। कि केजरीवाल धोखा है, उसको व्यक्तिगत अनुभव कुछ बता सकती है आप? वो बता रखा है कि सर भारत तो बहुत उभर रहा है, कुछ करना पड़ेगा, तो बांग्लादेश में होंगे तो। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि स्टेटमेंट क्या दी है एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर ने, जो ट्रेडिशनल माफियाज हैं, एलिमिनेशन वाले लोग हैं या ऑर्गेनाइज क्राइम वाले लोग। आज के युग में अगर आप देखें, सुकेश चंद्रशेखर जिसने अरबों रुपए जेल पे रहते हुए, तो इसलिए बहुत ज्यादा उनको बीजेपी से विश्वास दिख नहीं रहा। मैं बताता हूँ, अब वो देखना चाहते हैं तीसरा कौन है। उनके पास एम्पायर है जो मुझे मेरे साथ डायरेक्टली फॉलो अप कर सकते। जिसे आप कहते हैं ना, बहुत सी चीज सिखाई नहीं जाती, एक वातावरण आपको दे देता है। कि अगर मुझे बाहर रखना है तो आम आदमी पार्टी को वोट देना, जब जो जमानत से आए। अमेरिका की छोटी की पुलिस एजेंसी एफबीआई ने कहा है कि उसे भी दाऊद इब्राहिम की उसी शिद्दत से तलाश है जितना कि हमारे भारतीय एजेंसियों को। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक अजीत डोभाल साहब। डोभाल साहब, अमेरिका का ये कहना कितना महत्वपूर्ण है? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि स्टेटमेंट क्या दी है एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर ने, लेकिन जैसे आपने बताया कि उन्होंने ये कहा कि दाऊद का दो बातें हैं उसके अंदर। एक तो ये कि वो दाऊद की पूर्ण रूप से तलाश कर रहे हैं, और दूसरी कि उनकी सूचना के अनुसार दाऊद पाकिस्तान में है। और जो ट्रेडिशनल माफियाज हैं, एलिमिनेशन वाले लोग हैं या ऑर्गेनाइज क्राइम वाले लोग, उसको भी रिप्लेस कर रहा है नए ढंग का साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ क्रिमिनल। बड़ी बेतहाशा ठगी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि वो रेवेन्यू उस रेवेन्यू से ज्यादा बड़ा है जिसमें आप किसी को मारते हैं, हत्या करते हैं। तो ये जो, और आप काम भी कर रखा है आपने साइबर सिक्योरिटी और उसके जरिए क्राइम होने, तो आने वाले दिनों में ये जो क्राइम का सिचुएशन है या सीन है, उसको कैसा देखते हैं? साइबर ही जरिए ज्यादा बढ़ेगा या फिर ये जो हत्याओं का दौर है वो ज्यादा चलेगा? आपने जो ये प्रश्न पूछा है, इससे मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि पूरे भारतवर्ष की पुलिस आज इसको एक न्यू एज क्राइम्स को एक अलग दृष्टि से देख रही है, क्योंकि इतने व्यापक रूप से इसका फैलाव हुआ है कि उसको फाइट करने के लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए, टेक्निकल कैपेबिलिटी भी चाहिए। देखा लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक होकर चुनाव लड़े। क्या कहते थे केजरीवाल कि अगर मुझे बाहर रखना है तो आम आदमी पार्टी को वोट देना, जब जो जमानत से आए थे। लेकिन दिल्ली की जनता ने किसको वोट किया? भारतीय जनता पार्टी को। हर बार कर रही है। नहीं, सातों सीटें एक होने के बाद भी सातों सीटें। सर, दोनों सिचुएशन में फर्क है काफी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक होने के बाद भी दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, सातों सांसद बनाए, और कितनी सहानुभूति केजरीवाल लेके लोकसभा चुनाव में तैयारी कर रहे थे। तो अब लोग त्रस्त आ चुके हैं। 10 साल में कुछ नहीं हुआ, सीरियसली। मतलब हम तो जब जाके देखते हैं सड़कों में गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं, नया कोई एक फ्लाईओवर नहीं बन रहा है। दिल्ली के जो बच्चे हैं जो 12th पास करते हैं, कैसे कैसे देखते हैं, कैसे अपराधी वहां जाके ज्यादा महसूस करता है खुद को? महफूज करता नहीं है, महफूज होने को खरीदता है, और महफूज होने के लिए उसको व्यवस्था की जाए। शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल्स। कृष्णचरितमानस में जो कहा जाता है, बंदी गृह भा स्वर्ग समाना। बंदी गृह भा स्वर्ग समाना, ये तो तब की बात है। आज के युग में अगर आप देखें, सुकेश चंद्रशेखर जिसने अरबों रुपए जेल पे रहते हुए न सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, एप्स मंगाए और स्पूफिंग एप्स के जरिए होम सेक्रेटरी बन करके एक भारत के प्रतिष्ठित औद्योगिक घराने से शायद 200 करोड़ रुपए उगाए। इसके अलावा तमाम सिने तारिकाओं आती थी मिलने के लिए। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, मैं अभी तिहाड़ की बात करूं, तिहाड़ में ये बताया जाता है कि शायद 25,000 रुपए रोज के आधार पर वहां पर सुविधा सामान्य, बहुत ही सामान्य। ओलंपिक जीता था, इस बार तो वर्ल्ड कप जीते हैं, और वहीं से हॉकी के तौर पे जाना गया कि भारत का जो गेम है वो भारत के हाथ में होना चाहिए। और आपने खो खो को ला करके बता दिया 40 देशों के बीच में, या उससे ज्यादा देश हैं इसमें देखिए 55 देश खेलते हैं। पहली बार 2036 में बर्लिन ओलंपिक्स में एक डेमोन्स्ट्रेशन खेल की तरह 1936 सम्मिलित थी जी। लेकिन उसके बाद 2 बार ओलंपिक हुए नहीं और फिर ये लुप्त हो गए जी। खो खो को एक पिछड़े से खेल की तरह देखा जाता था। उसको मेन स्ट्रीम गेम जिनको कहते हैं, क्योंकि वो ओलंपिक गेम जो होते हैं वो या एशियन गेम होते हैं, वो उनको वो मेन स्ट्रीम ओलंपिक गेम्स माने जाते हैं। तो जब मैंने अध्यक्षता संभाली तो एक
भारतीय जनता पार्टी को उनको लगता है क्योंकि दिल्ली में बहुत पावर है, इसलिए एक वो साथी पार्टी है, तो इसलिए बहुत ज्यादा उनको बीजेपी से विश्वास दिख नहीं रहा। मैं बताता हूं, अब वो देखना चाहते हैं तीसरा कौन है। तीसरा कांग्रेस है। कांग्रेस को लोग याद कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नाम से नहीं, वो उस स्मृति को याद कर रहे हैं जिससे 15 साल कांग्रेस जुड़ी रही थी, वो उसका काम और उस काम के पीछे, क्योंकि मुख्यमंत्री ज्यादा जाना जाता है, बाकी तो सरकार पार्टी की होती है शीला जी के नाम से। लेकिन दिक्कत उनको क्या हो रही है कि जिस शीला जी के नाम की उनको याद आ रही है वो उन्हें दिख नहीं रही है। ये बताइए कि ये बात इसी से मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस इसलिए तो हिचक नहीं रही है कि संदीप दीक्षित को आगे करेंगे, और संदीप दीक्षित पे इतने सारे इल्जाम हैं, खुद ब खुद केजरीवाल को एक बड़ा मसला मिल जाएगा। नहीं, इल्जाम तो मेरे पे कोई नहीं है, फॉर्मली तो कोई इल्जाम नहीं। बताती हूँ कि मेरी फैमिली में 3 महीने पहले बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। आई लॉस्ट somebody who is the most important person in our life and he stays overseas in the region. So suddenly he passed away. So I didn't have a valid visa to go to Australia, and I got this news at 6 in the morning, and I didn't know who to call at 6 in the morning, and I said I'll try Salman कि शायद वो कभी कभी उस टाइम पे उनका सोने का टाइम होता है, वो जाते हैं सोने के लिए, तो मैंने कहा मैं उनको ट्राई करती हूँ। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने मैसेज छोड़ा, 7:30 बजे तक उनका कॉल आ गया कि तुमने क्यों कॉल किया। मैंने कहा सलमान, ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे जाना है। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा दिन इतने बड़े सुपरस्टार जो शूट कर रहे थे, उनके पास एम्पायर है जो मुझे मेरे साथ डायरेक्टली फॉलो अप कर सकते हैं, पर हर ने उत्तराखंड के अंदर 36 जगहों पर 36 जगहों पर अपनी मीटिंग रखी, और जिसमें सब लोगों को बुलाया गया, लोकल लोगों की राय ली गई। उसमें ट्राइबल्स भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, पहाड़ी भी हैं, और समाज के दूसरे जो तबका के लोग हैं वो सब आए। वुमेन आई, औरतें काफ़ी तादाद में आती रहीं, और मुझे खुशी है ये बताने में कि ना तो उत्तराखंड के अंदर ट्राइबल लोगों ने इसको अपोज किया, और मुस्लिम्स की भी एक सेक्शन जो थी जिसमें ज़्यादातर औरतें शामिल हैं, उन्होंने इसको बनाने में हमारी मदद की। और उनका ये व्यू था कि औरतों के हकूक़ को बचाने के लिए ये एक बड़ा ज़रूरी कदम है। तो हमने सब लोगों से अपने व्यू लिए। उसके बाद हमने क्या घटना हुई, कैसे आप पहुंचे, माता पिता कौन थे आपके? हमारा एक फौजी एटमॉस्फेयर था, पापा एयरफोर्स ऑफिसर थे, और मम्मी का साहित्यकार रही वो, और गायन, अध्यात्म और भक्ति में उनका बहुत झुकाव था, और उसमें वो चल रही थी। जिसे आप कहते हैं ना, बहुत सी चीज़ सिखाई नहीं जाती, एक वातावरण आपको दे देता है। तो जैसे सुबह होते ही वो भोर में स्तोत्र का पाठ करना या गायत्री मंत्र का, तो वो हमें बचपन में उसके मायने नहीं पता थे, लेकिन पूरा कंठस्थ याद हो गया था हमको। और जो दूसरा देशभक्ति और कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असर्टिव होने लगी है? अब तक जो वो I5 कंट्रीज कहते हैं, वहां बेस बना करके अपने यहाँ अलगाववादियों को शरण देने की बात थी। तो क्या वास्तव में भारत एक बहुत मजबूत ताकत के तौर पर उभर रहा है, और अलग अलग जगहों पे जो भारत को खंडित करने की कोशिश में हो, नक्सलवाद के नाम पर हो, या फिर कश्मीरियत के नाम पे हो, या फिर खालिस्तानी फोर्स हो, इन सबको अलग अलग जगहों पर दे रखा लोगों ने। तो क्या उन सबको असर्टिव करना हम शुरू किए हैं, इसलिए दुनिया की बड़ी ताकत हमसे नाराज दिखा रही है, आके दिखा रही है? बेसिकली वो इंडिया को मजबूत नहीं देखना चाहता, इसी को टारगेट कर रहा है। और यहाँ राहुल गांधी जैसा आदमी होगा तो उनके सामने झुक जाएगा, पाओ झूल लेने ले जाओ। राहुल गांधी तो चाइना की गोद में जाके बैठ गया था। राहुल गांधी जो इस टाइम पे प्रेसिडेंट इंडियन प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, उनके साथ जाके मुलाकात करता है। राहुल गांधी तो जो आपके स्टूडियो उससे मुलाकात कर चुके हैं। कोई देश के भले की बात नहीं। हम भी ठेकों में पैसे खाते, हम भी भर्तियों में, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे खाते, थोड़े इनके कराते, थोड़े अपने कर लेते, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। हमने कहा नहीं, खाएंगे भी नहीं और खाने भी नहीं देंगे। हमने स्कूल ठीक करे सरकारी, प्राइवेट स्कूल के ऊपर एक तरह से प्राइवेट स्कूलों का माफिया था। प्राइवेट स्कूलों भी मैं नहीं कहूंगा, प्राइवेट स्कूल भी बेचारे अपना बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं। एक एजुकेशन माफिया था,
एक हेल्थ को लेके ड्रग्स का माफिया था, दवाइयों का एजुकेशन में माफिया। बात कर रहे हैं, मुझे याद है वही कि आपने जो कमजोर तबके का जो सीट था रिजर्व, आते ही एक झटके में आपने इंश्योर किया कि नहीं इतनी सीटें तो आएंगी, सीटें मिलेंगी, देंगे वही मैंने कहा ना। स्टेट में जाते हैं, नए लोगों को मिलते हैं, तो अपने आप को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। उनको समझना ज़रूरी होता है। आप अपने विचार उन पे थोपेंगे नहीं, उनसे लेंगे, उसको समझेंगे और उनको ढालेंगे, तो उनकी सोसाइटी में, उनके कोर्ट्स में, उनके यहाँ लॉयर्स में क्या रिक्वायरमेंट्स थी, ये सब समझा। और आई एम सो हैप्पी कि आई थिंक मैं और मेरा परिवार, व्हेन वी केम बैक, वी केम रिचर विद द एक्सपीरियंस। दैट इज़ वन थिंग वी ऑलवेज से कि हम दिल्ली में बड़े हुए रहेंगे या यथावत बने रहेंगे, या दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात कि क्या उद्धव ठाकरे ही वहां मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इसके लिए कांग्रेस काम कर रही है? देखिए, मेरा एक बात बहुत सीधा और साफ कहना है कि शरद पवार जी की पार्टी के टुकड़े कर दिए इस भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तरीके से शिवसेना के टुकड़े किए, तो ये सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार बस सत्ता की लोभी हो चुकी है। आज उन्हें कुछ भी कर लो, सत्ता चाहिए। अब वो अगर उनको सीधे तौर पर नहीं आती, वोट के तौर पर नहीं आती, तो पार्टियां तोड़ के लेनी है। लेकिन मैं, अभी आपने उद्धव ठाकरे जी का बयान भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि मैं उसके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ऐसे में तब्दील हुआ तो बहुत ही संघर्ष का मामला है, बहुत ज्यादा संघर्ष का, कि जैसा रवैया था सबका रवैया बदल गया था। और मतलब ऐसा हो गया था कि ये, ऐसा मुझे लगता है कि ये सब मैं पब्लिक में क्या बोलूं, ना बोलूं तो ही ठीक है, जो घर की बात है वो घर में रहे तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था, तो और मुझे बिल्कुल आउटसाइडर बना दिया गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी और मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, क्योंकि मैंने उनके साथ इतने साल गुजारे जब कोई नहीं था उनके साथ। ये नहीं कि उनको लोग नहीं मिलते, बहुत लोग थे जो उनके साथ रहना चाहते थे, बट वो खुद ही बहुत चूजी थे कि मुझे जिसके साथ है मेरा रिश्ता या जो मुझे पसंद है। सारी तो चैरिटी वगैरह सब उन्होंने मुझसे आराम से कंबल उड़ाया, बच्चे को दूध दिया और कहा ऐसा हुआ, ये केस तो बड़ा खतरनाक है। सिंह साहब, आप वकील हैं, लेकिन मैं रोकूंगा बीच में इसलिए कि आप पक्ष रख रहे हैं कि आप निर्भया के वकील कैसे बने और उसकी वजह क्या बने, लेकिन लोग ये देख रहे हैं कुल मिलाकर के, लोग कहते हैं कि मानवाधिकारवादी हैं या एपी सिंह साहब अपराध अधिकारवादी हैं, कि अपराध चलता रहे, उस सेंसिटिविटी को लोग कम कर पाएं, इसके लिए वकालत करते रहें। नहीं, मानवाधिकारों के साथ साथ अपराधवादी खत्म होना चाहिए, अपराध खत्म होना चाहिए, भय मुक्त समाज होना चाहिए और महिलाएं सुरक्षित होना चाहिए, ये मानवाधिकारों का भी हनन ना हो। तो वो अपनी माँ का अपमान का बदला लेने के लिए और नई दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए आज केजरीवाल के सामने खड़े हैं संदीप दीक्षित या अलका लांबा खड़ी है, मुद्दों पर लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्राएं अगर ना की होती तो भाजपा का रथ अब की बार 400 पार बहुमत के लाले पड़ के बैसाखियों में सरकार लाने वाला अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। अरविंद केजरीवाल ने तो सरेंडर किया पूरी भाजपा के सामने। भाजपा की राह जो धर्म की, जाति की राजनीति है, उसकी राह पर वो चल रहे। मैं तो एक छात्र नेत्री से बात कर रहा हूँ जो आप प्रखर हैं, लेकिन मैं जो मूल सवाल किया कि केजरीवाल धोखा है, उसको व्यक्तिगत अनुभव कुछ बता सकती हैं? वही व्यक्तिगत अपने गुरु हैं या सलाहकार हैं जॉनी मूर ने कहा है कि ये जो पूरा कार्यकाल है 4 साल का, वो भारतीय अमेरिकी समुदाय 100% के लिए होने वाला 100%। मैं आपको बताता हूँ, तो ये जो नया काल जो जिसका जन्म हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भारत से ना जलता है ना डरता है। जो बाइडेन डरता भी है और जलता भी है, क्योंकि उसका, जिसको हम कहते हैं, जो उसका शैलो स्टेट है, उसको लोग डीप स्टेट कहते हैं, मैं शैलो स्टेट कहता हूँ, बेवकूफ आदमी है। वो बता रखा है कि सर भारत तो बहुत उभर रहा है, कुछ करना पड़ेगा, तो बांग्लादेश में उंगल दो, मिजोरम में उंगल दो, यहाँ ये करो, वहाँ ये करो। आप लोगों ने तो गौतम अडानी को पकड़ लिया, उसको चार्जशीट किया कि भारत के अंदर उसने भारतीय ऑफिशियल्स को घूस दिया है। भाई, आपके चाचा का क्या जाता है? तुम जगत चाचा हो क्या? अंकल सैम तो सब लोग कहते हैं। और जब आपके राष्ट्रपति का अपना बेटा बेईमानी करता है, उसको कम से कम हम इम्पैक्ट होने दें हमारे इकोसिस्टम को लेकर। तो लगातार हर गुजरते दिन के साथ नई चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। आवश्यकता है कि आप जल्द से जल्द अपनी इस नई चुनौतियों को समझें, परखें
और इफेक्टिव अपने स्ट्रेटजीज बनाएं, अपने विचार बनाएं कि हम किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, संरक्षित रखेंगे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की युग में। हम 2025 में प्रवेश कर गए हैं और उसके साथ साथ जो वर्तमान आप भविष्य की बात कह रहे हैं और जैसे कि आर्टिफिशियल ग्रो करें, लेकिन आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री को कहना पड़ा है डिजिटल अरेस्ट के प्रति आगाह करना पड़ा और बहुत सारे कॉल्स हैं, फोन कॉल्स अभी भी हमारे पास आते रहते हैं, ये सब कैसे ढंग के अपराध हैं और उनकी रोकथाम के लिए क्या हम अब तक मेजर ले पाए? तो एडवांस अपराध की बात कर रहे हैं। हमारा क्रेडिट सोसाइटी है, हमारे आज 16 लाख 1.6 मिलियन मेंबर हैं। तकरीबन 13,500 करोड़ का व्यवसाय है जो कि $2 बिलियन के करीब होता है। 7,000 हमारे पास कर्मचारी है और 4 राज्यों में हमारा कार्यक्षेत्र व्याप्त है। बड़ी मात्रा में किसान एवं बाकी सदस्य हमारे मेंबर हैं। डॉक्टर साहब, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, और बार बार जिक्र आ रहा है हाल के दिनों में कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ संकट में है, सरकार की ओर से जो सहयोग चाहिए वो नहीं हो रहा। वो क्या दिक्कतें हैं? पहले थोड़ी दिक्कतों पे बात कर लें, फिर खूबियों की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सहकार हुआ है कि जब पूरे चाइना अलूप होता जा रहा है कोरोना के बाद से, कोविड-19 के बाद से पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में, और भारत के प्रति अमेरिका या बाकी देशों का रुझान बढ़ता जा रहा है और डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए लोग भारत की तरफ आने को उन्मुख हैं, तो चाइना को लग रहा है कि अब इससे दुश्मनी करेंगे तो पैरेलल इकोनॉमी बन जाएगा, तो इसलिए दोस्ती कर लो। ऐसा तो नहीं है? हाँ, ये कुछ हद तक सही है, मगर इसका एक ब्रॉड पिक्चर भी है। ये सिर्फ एक पॉइंट है उन पूरी जिस्ट की। अब चाइना को ये लग रहा है कि जो चाइनीज ग्रोथ स्टोरी के नाम से हम जाना जाते थे, या जो एशियन टाइगर के नाम से हम चाइना को जानते थे, अब वो एशियन टाइगर ऐसा नहीं रहा, क्योंकि अब चाइना का जो अपनी इंटरनल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे मैसिव इन्वेस्टमेंट भी जा रहा है चाइना का, और ऊपर से जो चाइनीज इकोनॉमी का स्लो डाउन हुआ है उसको लोग कह रहे थे कि ये टेम्पररी है, कोविड के इम्पैक्ट से हुआ है, उसके बाद रिकवर हो जाएगा। वैसा कुछ नहीं हुआ। अब हम अब फिर भी गरीब है, तो इसलिए मेरा मानना है कि गरीबी देश में बहुत ज्यादा है। और दिल्ली का सोशल इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था 2018 का, वो दिखाता है कि सिर्फ 2% परिवार हैं जो 50,000 रुपए महीने से ज्यादा खर्च करते हैं, और 90% परिवार हैं जो 25,000 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि गरीबी अभी भी बहुत ज्यादा है, और जो खुशहाली आई है वो सिर्फ असंगठित क्षेत्र में आई है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि है, जिसमें 46% लोग काम करते हैं, जो छोटे किसान हैं, वो मतलब 5 एकड़ से कम वाले किसान हैं। तो छोटे किसान हैं, उनकी परेशानी है क्योंकि उनको आमदनी सही नहीं मिल रही, इसीलिए एमएसपी का लीगल होना बहुत बड़ी एक डिमांड चल रही है, क्योंकि उनको लगता है एमएसपी मिलेगा तब उनकी खुशहाली बढ़ेगी। फिर माइक्रो सेक्टर हमारे यहाँ देश में ज्यादा है, लेकिन जहां से उत्पत्ति हुई है बुद्ध धर्म की और जिस रूप में दुनिया में प्रेजेंस है, उसमें बड़ा फर्क है। वो फर्क क्यों है? जब इसकी उत्पत्ति हुई 7वीं से 6वीं शताब्दी से पूर्व में, तो भगवान बुद्ध एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए। उनके पिता राजा शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे, जो अभी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित जो कपिलवस्तु पुराना नाम है, अभी आपका पिपरहवा एक स्थान है, और वहाँ पर काफी कुछ उनका मिला है, भग्नावशेष मिला है। खासकर भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। का ही हिस्सा है, तो कोई भी बीमारी किसी भी शरीर के हिस्से में होती है तो पूरे शरीर को प्रभावित करती है। तो एक डेंटिस्ट का यह रोल है कि वो किसी भी प्रकार के डिजीज को आइडेंटिफाई करे माउथ से। और आज के समय में कैंसर का देश जो भारत जो है, कैंसर तो आएंगे, लेकिन ये बताइए कि आज की तारीख में मेडिकल साइंस, खास करके डेंटिस्ट वगैरह, काफी मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना, क्योंकि महंगी बहुत हैं और हाथ नहीं लगा है। तो जैसे हम एक छोटी सी बात करते हैं, अगर आप व्हाट्सएप खोलें तो आपके उसमें लिखा आता है कि एन्क्रिप्शन कोड के बारे में बात हो रही थी, तो वो एन्क्रिप्शन कोड एक ह्यूमन ने ही डेवलप करा है। यानी कि अगर उसको वो एन्क्रिप्शन कोड पता है तो वो आपके मैसेजेस को देख सकता है। तो अगर ह्यूमन इंटरवेंशन की बात करें, ह्यूमन इंटरवेंशन ट्रबल कर सकता है वहाँ पर, क्योंकि वो आपके मैसेजेस
कि जो पूरे के पूरे उसके अंदर कंटेंट है, जो आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, वो सब देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एआई की, तो वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन जीरो हो जाता है। अगर यही काम मैं एक एआई को सिखा देती हूँ कि किस तरीके से एन्क्रिप्शन कोड लिखना है और उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ना वो कुछ एडिशनल ताकत मिलती है किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को? देखिए, पार्टी के अंदर रहें तब भी अच्छी ताकत मिलती है, लेकिन न्यूट्रली होने के नाते मैं जो अपने मेरे इशार की समस्याएं हैं, मैं उनको पूरा जोर शोर से उठवाऊंगी और उनको करवाऊंगी। तो मेरे इशार के लोग सब मेरे साथ हैं, तो इशार की समस्याओं को ही उठाने के लिए, इशार अच्छा रहे, अच्छा बने, उसी के लिए मैं चुनाव मैदान में आई हूँ। बहुत समय तक यहाँ का रिप्रेजेंटेशन आपके हाथ में रहा, आपके पतिदेव के हाथ में रहा, तो अब हिसार में क्या कमी दिख रही है आपको कि लगता है कि आपको आना चाहिए और विधायक बनना चाहिए? आदमियों की यहाँ ऑपरेशन सेल तो उग्रवादियों का सेल है, इसमें क्या काम है? मैंने कहा जी वो मैंने ये कहने की कोशिश की कि ड्रग्स की वजह से भी उग्रवाद पनपता है। तो कहता नहीं, आपकी काम नहीं बेटा होता, आपको आने की जरूरत। रिहाई मैं कराऊंगा, क्योंकि इससे बाकी मुखबिरी के लिए जो आप जानते हैं, आपका सबसे स्ट्रांग पार्ट जो रहा है मुखबिर वाला रहा है। तो अगर एक टूटेगा तो बाकी सब हड़बड़ा के गिर जाएंगे। इस साजिश को समझते हुए, इसका अंदेशे को समझते हुए आपने पुलिस डिपार्टमेंट से एक बड़ा तनातनी होगा। संगानी साहब, आप बता रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो सहकारिता को समझने वाले लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि निजी क्षेत्र की नज़र सफल कोऑपरेटिव उद्यमों पर लगी पड़ी है और वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जो सफल कोऑपरेटिव उद्यम हैं वो निजी क्षेत्र के हवाले आ जाए या निजी क्षेत्र को मौका मिल जाए और व्यक्तिगत लाभ के लिए उसे ले जाए। ऐसा तो नहीं होने वाला है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव लॉ में कि जो स्थापित बड़े कोऑपरेटिव संस्थान हैं उनके कामकाज में कोई दिक्कत आने वाली है? मेरे ख्याल से सरकार ऐसा कभी नहीं सोचेगी। निजी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी के हाथ में होगी तो उनको पारदर्शक, सार्वजनिक, राष्ट्र के हित में, सबके हित में। जो कुछ भी दिल्ली ने एक बदरंग चेहरा देखा, तो उस दंगे का सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका ये था, सबसे एग्रेशन यहाँ ये जगह था, उसमें कैसे आप दायरा करके निकाला है ये बताइए। निश्चित रूप से 2020 के अंदर जो दंगा हुआ, चाहे खजूरी के अंदर हुआ हो, चाहे इससे भी आगे पर हुआ हो, गरीब लोगों के दुकानों को जला दिया, लूट लिया, और फेज 7 और 6 के अंदर भी दंगा था। इस दंगे का इतना भयंकर स्वरूप था, आज मन उसी प्रकार से दंगे की जब दिमाग में कई बात आती है तो निश्चित रूप से मन के लिए बहुत बड़ी पीड़ा होती है। प्रधानमंत्री कैंपेन में, दिल्ली कैंपेन में कहे कि तुष्टिकरण और मार्केटिंग, तो थोड़ी झलक बताइए क्या है ये सच्चाई? इसमें देखिए, मैं अगर आपको ब्रीफली अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो हम लोगों ने उस दौर से लेके अब इस दौर तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस भी की, हमने देखी भी, कि जैसा आपने कहा कि इस मुल्क में रिलीजन की तरह देखा जाता है इस गेम को। इस गेम की पॉपुलैरिटी ऐसी नहीं बढ़ी है, इस धर्म की तरह पूजा होती है इस गेम की। और जब करोड़ों दर्शक बैठ करके हिंदुस्तान की टीम को खेलते हुए देखते हैं तो जिस तरह की भावनाएं उनकी जुड़ी होती हैं टीम के साथ, से होता है, मन से होता है। तो सेवा भाव का मेरा बहुत अपने अंदर से जुड़ाव है, इसमें किसी का वो नहीं था, बट ये कि मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। और ये लॉयंस क्लब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको एक तो सोशल एक्टिविटीज़ करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, साथ में एक हमारी फैमिली भी बनती है। इसमें लॉयंस के थ्रू हम बहुत लोगों को हम जानते हैं और हम इकट्ठा होकर के हम जो है वो एक सेवा कार्य कर पाते हैं, जो कि एक रिकॉग्निशन में मिलता है, क्योंकि हमारे क्लब का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम बना हुआ है। तो में लाने का काम किया। तो अभी जब हमको अमेरिका इस तरह का प्रेशर दे कि आप हमारे सैंक्शन रेजिम को ज्वाइन कर लो, आपकी जो स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स है उसको आप ताखे पे डाल दो, रशिया के वीजा भी रशिया,
आप रशिया को बिल्कुल आप जेटिसन कर दो। ये कैसे मुमकिन है? बाइडन आते हैं और जाते हैं, लेकिन इसी को जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं। ये चाइना के साथ मैं जो कह रहा हूँ, नहीं, मैं उसी पे आता हूँ। तो जब ये हुआ तो हमने कहा कि ठीक है, हम आपके इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हम हिस्सा है, हम क्वाड्स का हिस्सा है, हम भी साउथ चाइना सी में हम चाहते हैं लैंड चाहिए। कम से कम 2 एकड़ तो होना चाहिए सर, किसी भी स्कूल को सक्सेसफुली और अच्छा एक एनवायरनमेंट देने के लिए बच्चों को। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी जगह ही नहीं है, स्पेशियस नहीं है आपके पास, तो आप कैसे किसी भी बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज के लिए आप ये तो सीबीएसई स्कूल के लिए भी क्राइटेरिया है कि 2 एकड़ चाहिए आपको। जी। हाँ, लेकिन आपका सिलेबस सीबीएसई स्कूल से अलग है? नहीं, सीबीएसई ही है सर, और उसके साथ साथ हमने चीजें ऐड ऑन करी हुई है। जैसे हमारी प्रार्थना हॉल में जो असेंबली होती है वो बिल्कुल अलग होती है, उसमें हम वेदास, क्योंकि आर्य समाज से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर बचस्पति कुरवंशी, तो उनका कल्चर आर्य समाज। इसकी अंग्रेजी भी ऐसी है कि हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं। अरे तो कमाल। मैं खुद हिंदी वाला हूँ इसके। सच है। चलो जी, जब इस किताब पे आपने काम करना शुरू किया, जी क्यों किया? देखिए, इसका आइडिया ही इसी बात से आया था। इनफैक्ट जैसे हमारी आपकी जो जनरेशन है, जैसे मैं 1970 बॉर्न, जो पीढ़ी 88-89 में जवान हो रही थी, तो हम देख रहे थे कि एनडी तिवारी जी कांग्रेस के लास्ट चीफ मिनिस्टर थे, और 9 दिसंबर 1989 को जब मुलायम सिंह यादव जी ने शपथ ली, तो वो कांग्रेस का आखिरी दिन था उत्तर प्रदेश में, तब से आज तक लौटी नहीं। तो मुलायम सिंह ने उसको, प्रदेश को कांग्रेस मुक्त बनाया। बात यह है। और बंगला के बारे में, बंगालियों के बारे में कहा जाता है, जेपोड़े काली तेपोड़े बंगाली, कोई लड़ाई नहीं, कोई विषाद नहीं। आप वहाँ हाई कमिश्नर रही हैं, अच्छा समय गुजारा आपने, और बड़ी हम लोग को जब भी जरूरत पड़ती है साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, बांग्लादेश के बारे में दौड़ के आपके पास आते हैं। आपको लगता है कि वहाँ भाषाई आधार काम नहीं कर रहा है और क्वाइट डिफरेंशिएशन है, धर्म के आधार पर सब कुछ बटा हुआ है? देखिए, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1972 में कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, उसमें देयर आर 4 पिलर्स, और सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द 4 पिलर। डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, नेशनलिज्म है, जो बंगाली नेशनलिज्म कहते हैं, और सोशल जस्टिस है। तो ये आधार है, उनके संविधान का आधार है सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी। तो ज़रूर, जैसे आपने कहा कि रिलीजन का उसमें रोल ज़रूर रहा है बंगाल में। हमने देखा है कि पार्टीशन के पहले भी, विभाजन होने से पहले भी एग्जिट पोल का जो मुद्दा उठाया, ये देखिए, मैं एग्जिट पोल इसलिए कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग ने एक व्यवस्था की। चुनाव आयोग लगातार बहुत सक्रिय थे उन दिनों, टी एन शेषन के दिनों में। चुनाव आयोग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चुनाव की व्यवस्था ठीक से हो जाए, मतदान में लोग की भागीदारी बढ़े, परसेंटेज बढ़ा है, ये सारे इन्फ्लुएंस करने का काम बंद हो, रेड डाले जाते हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। चुनाव के समय सच में लगता है, कई बार लगता है कि एक व्यवस्था काम कर रही है, लेकिन उसने ही कहा कि चुनाव के दौरान हम कोई पोलिंग या प्री पोल सर्वे नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग तो मामला सीमित है। उसके बाद जब चुनाव हो जाता है तो एक व्यवस्था सामान्य हो जाती है, उसमें एग्जिट पोल का मामला आता है। तो अकाउंटेबिलिटी चुनाव आयोग की बननी चाहिए कि एग्जिट पोल के जरिए जो मतिभ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है उसको रोके, या पूरी व्यवस्था पे ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा जो जिसको कहते हैं प्रोपेगेंडा आप करते हैं उसको बंद होना चाहिए। देखिए, जो वार्ता है, क्या जरूरत है? नहीं, आज की तारीख में तो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना व्यक्ति का मौलिक अधिकार बन गया है। पिछली बार जो 97 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें सहकारी समिति का गठन करना हमारा मौलिक अधिकार है। हम कितने भी लोग इकट्ठा होकर के और कोई सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। उसके अपने उद्देश्य होंगे कि किन उद्देश्यों को लेकर के आपने समिति का गठन किया है, क्या क्या आपकी काम होंगे, वो सारी चीज़ें आपको दे करके अपना बायलॉ तैयार करके, और कोऑपरेटिव सोसाइटी आप रजिस्ट्रार स्टेट में जो कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रार होता है उसमें स्टेट लेवल तक की सोसाइटी को